हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये हमने पढ़ा था, और ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल हमने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल, रबर एज अ पैकेजिंग मटेरियल और प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला है हमारा मेटल। तो इसमें हमने क्या लिखा है, इट इज़ वन ऑफ द वे ऑफ पैकेजिंग टू सेव ऑफ हेजार्डियस सब्सटेंस। मतलब ये एक ऐसा वे ऑफ पैकेजिंग मेथड है जिससे हम अपने आप को हेजार्डियस सब्सटेंस से, हेजार्डियस मतलब जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। द मेटल कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस आर एल्यूमिनियम फॉयल, टिन प्लेटेड, स्टील, लेड एक्सेट्रा। मतलब जो भी कॉमनली मेटल्स यूज़ होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? एक तो फॉइल हो गया, टिन प्लेटेड हो गया, स्टील हो गया, लेड हो गया, एक्सेट्रा। मेटल्स आर यूज ऑफ द कोलैप्सिबल ट्यूब पैकेजिंग। और जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कोलैप्सिबल ट्यूब पैकेजिंग के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। फिर आगे लिखा है हमने, द कॉमन एक्सप्रेशन यूज टू डिस्क्राइब सच अ प्रोसेस इज कैनिंग। मतलब जो कॉमन एक एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, इस मतलब मेटल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो एक कैनिंग है, एक प्रोसेस है कैनिंग। तो आजकल की मतलब जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो कैन फूड की जो डिमांड है वो क्या है, बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता। वो अपने टाइम को सेव करने के लिए क्या करते हैं, कैन फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं। और कैन फूड को पैक करने में हम किसका यूज़ करते हैं, मेटल का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, कैन फूड हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट इन द डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द पास्ट कंट्री। यही मतलब है कि कैन फूड जो है हमारा डेवलपिंग नहीं, सॉरी, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा सबसे पहला मेटल जो हमने यहाँ पर लिखा है वो है एल्यूमिनियम। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, एल्यूमिनियम इज़ अ लाइट मेटल, हैंस द शिपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेस। मतलब जो एल्यूमिनियम है वो लाइट मेटल है और उसकी शिपमेंट कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या है, कम है। तो ये क्या इसकी एडवांटेज है। फिर आगे हमारा पॉइंट है, दे प्रोवाइड अट्रैक्टिवनेस ऑफ टिन एट सम हाउट लोअर कोस्ट। मतलब ये क्या करता है, एक अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करता है ओवर टिन। मतलब इस पर जो भी हम प्रिंटिंग करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो वो हमें अट्रैक्टिव लगेगी और कॉस्ट भी क्या होगी, लोअर होगी। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है डिसएडवांटेज, एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोजन प्रोसेस H2 में इवॉल्व। मतलब H2 के इवॉल्व होने की वजह से ये क्या हो जाता है, इसके अंदर कोरोजन हो जाता है। कोरोजन मतलब जंग लग जाता है। फिर आगे क्या है, एनी सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद द ऑक्साइड कोटिंग कैन कोज कोरोजन। कोई भी सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करता है ऑक्साइड कोटिंग के साथ, वो कोरोजन कोज कर सकता है। फिर क्या है, यूज़ कहाँ हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम ऑइंटमेंट्स में, ट्यूब्स में, स्क्रू कैप्स में हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा आयरन। तो आयरन की सबसे पहले क्या है, मेरिट्स क्या क्या है, आयरन मेरिट्स है इसकी, आयरन एज सच इज़ नॉट used for pharmaceutical packaging. Large quantities of tin combines the strength of steel with the corrosion resistance of tin. मतलब क्या है कि आयरन को हम, मतलब कि सिर्फ आयरन को हम यूज़ नहीं करते हैं एज फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, आयरन को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन के अंदर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है कोरोजन का, मतलब जंग लगने का। तो उसको हम टिन के साथ, स्टील के साथ कंबाइन करके फिर हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अब क्या है इसके यूजेस। तो यूजेस क्या है, फैब्रिकेशन ऑफ मिल्क कंटेनर, स्क्रू कैप्स एंड एरोसोल कैन। तो
मिल्क कंटेनर्स की फैब्रिकेशन में, स्क्रू कैप्स में और एरोसोल कैन में यूज़ किया जाता है हमारा आयरन। फिर नेक्स्ट है हमारा लेड। तो लेड का सबसे पहले मेरिट क्या है? लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स यूज इन द फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स। मतलब जितने भी हमने फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स नहीं सॉरी मेटल्स जितने भी हैं उसमें से सबसे सस्ता क्या है? हमारा लेड है। ठीक है, और ये सॉफ्ट मेटल है। इसकी कुछ डीमेरिट्स है। तो डीमेरिट्स क्या है हमारी? लेड व्हेन टेकन इंटरनली there is risk of lead poisoning, so lead containers and tubes should always have internal coating of metal or polymer, inert metal or polymer. ओके, तो इसका मतलब ये है कि लेड को अगर हम इंटरनली इनटेक कर लेते हैं कैसे भी, तो उससे हमें लेड पॉइजनिंग होने का एक खतरा हो जाता है, रिस्क फैक्टर है। ये लेड पॉइजनिंग कोज करता है हमारा जो लेड मेटल है। तो इसलिए जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में अगर हम लेड को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि या जो भी वो हमारा लेड का कंटेनर है उसके अंदर इनर्ट मेटल की कोटिंग हो या फिर पॉलीमर की एक कोटिंग हो, ताकि हम उनके लेड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और हमें लेड पॉइजनिंग ना हो। ठीक है, फिर है हमारे यूजेस में क्या है? विद द लाइनिंग लेड ट्यूब्स आर यूज फॉर द प्रोडक्ट्स सच एज फ्लोराइड टूथपेस्ट। और जब हम उसके अंदर एक लाइनिंग प्रोवाइड कर देते हैं लेड के अंदर, तो हम उसको फ्लोराइड के तौर पे अपने टूथपेस्ट के अंदर यूज़ करते हैं। फिर सम कॉमन एडवांटेज है कि हम मेटल्स को क्यों यूज़ करते हैं हमारे पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे। सबसे पहला है हमारा मेटल कंटेनर्स आर स्ट्रॉन्ग, रिलेटिवली अनब्रेकेबल, ओपेक। मतलब जो हमारे मेटल्स के कंटेनर होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और अनब्रेकेबल होते हैं बाकी सभी से। और ये क्या होता है? ओपेक होते हैं। ओपेक मतलब जिनके आर पार हम देख नहीं सकते। 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं। और दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार हमें थोड़ा धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। फिर लास्ट इज ओपेक, जिसके आर पार हमें बिल्कुल ही नहीं दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। ये हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी केमिकल अटैक से। ठीक है, इम्प्रीवियस टू वाटर वेपर्स बैक्टीरिया। ये वाटर वेपर्स को, बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करता अपने अंदर से पास थ्रू होने में। रेडली कोट्स अ नंबर ऑफ मेटल्स, और ये इसके अंदर नंबर ऑफ मेटल्स की क्या कोटिंग होती है। ठीक है, फिर क्या होती है? डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेजिंग मटेरियल। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव पैकेजिंग मटेरियल है हमारा। समटाइम्स सम मेटल्स में इम्पार्ट टॉक्सिसिटी इन द फॉर्मुलेशन। तो इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेटल्स क्या करते हैं? टॉक्सिसिटी इम्पार्ट कर देते हैं हमारी फॉर्मुलेशन में। जैसे कि हमने पढ़ा था लेड। तो लेड अगर क्या करता है टॉक्सिसिटी, वो क्या कर देता है? लेड पॉइजनिंग कोज करा देता है हमें। तो हमें क्या उसमें करनी चाहिए? पॉलीमर की या फिर इनर्ट मेटल की कोटिंग करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हमारा मेटल तो हो गया है ख़त्म। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है? These materials are preferred for product containers and also as a secondary packaging. तो ये जो प्लास्टिक है हमारा वो प्रेफर किया जाता है कंटेनर्स बनाने के लिए, और इसको ये क्या है? एक सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर आता है। हमने पढ़ा था प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये जो हमारा प्लास्टिक वो एक क्या है? सेकेंडरी पैकेजिंग के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर क्या है? इसको हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ पैक लाइक रिजिड बॉटल्स फॉर tablets and capsule and squeezable bottles for eye drops and nasal sprays, jars, flexible tubes and strips and blister packs. मतलब
जो हमारा प्लास्टिक है उसको हम वेरियस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिजिड बॉटल्स बनाने में, टैबलेट्स और कैप्सूल्स की पैकेजिंग के लिए, स्क्वीजेबल बॉटल बनाने में, आई ड्रॉप्स की बॉटल बनाने में, नेज़ल स्प्रेस की बॉटल बनाने में, जार्स बनाने में, फ्लेक्सिबल ट्यूब्स बनाने में और स्ट्रिप्स में, ब्लिस्टर पैक्स में हम प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारी मेरिट्स क्या है कि हमें प्लास्टिक क्यों यूज़ करना चाहिए एज अ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल एंड हार्ड टू ब्रेक। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड मतलब ईजिली ब्रेक नहीं होता है। फिर क्या है? ड्यू टू लेस वेट ईजी हैंडलिंग। इसका जो वेट होता है वो लेस होता है, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग क्या होती है? आसान हो जाती है। ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ऑक्यूपाई लेस स्पेस या फिर लेस वॉल्यूम। ये क्या होता है? इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है और जो कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है? कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। फिर इसके बाद में है इट कैन बी रिसाइकल्ड ईजली। इसको हम ईजिली रिसाइकल भी कर सकते हैं, ये इसका एक अच्छा पॉइंट है। फिर इसके बाद में क्या है? वेराइटी ऑफ शेप एंड साइजेस आर अवेलेबल। इसके अंदर वेराइटी ऑफ शेप और साइजेस भी अवेलेबल है, जो कि यूज़र फ्रेंडली हमारे प्रोडक्ट की शो करती है हमें कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन अदर पैकेजिंग मटेरियल लाइक मेटल एंड ग्लास। मतलब ये लेस एक्सपेंसिव है हमारे मेटल से और ग्लास के कंपैरिजन में। ठीक है। फिर इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, वो हम पढ़ लेते हैं। लेस केमिकली इनर्ट देन टाइप 1 ग्लास। ये थोड़ा कम केमिकली इनर्ट होता है हमारे टाइप 1 ग्लास के कंपैरिजन में, और लेस इम्प्रीमेबल टू गैस एंड वेपर्स देन ग्लास। और इसकी इम्परमिएबिलिटी मतलब अपने अंदर से कुछ चीज़ों को मतलब गैसेस को और वेपर्स को पास थ्रू करने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। और कैरी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज विच अट्रैक्ट्स पार्टिकल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को कैरी करते हैं जो कि अट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ पार्टिकल्स को। तो ये इसकी कुछ है हमारी डिमेरिट्स। अब हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स है। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा पॉलीइथाइलीन। तो सब ये क्या होता है? दिस इज़ अवेलेबल एज हाई एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो ये हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी पॉलीथीन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, जिसको हम LDPE शॉर्ट फॉर्म है, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्वीजेबल बॉटल्स, while high density polythene HDPE is used for flexible for making bottles for solid dosage foam। मतलब जो हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन है उसको हम यूज़ करते हैं स्क्वीजेबल बॉटल बनाने के लिए, और हाई डेंसिटी जो पॉलीथीन है उसको हम यूज़ करते हैं सॉलिड डोसेज फोम में जो टैबलेट्स होती है उनकी पैकेजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर क्या है? HDP शोज़ लेस परमिएबिलिटी टू गैसेस एंड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ऑयल, केमिकल एंड सॉल्वेंट्स। जो हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वो हमें लेस परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है गैसेस के कंपैरिजन में, बट हाई परमिएबिलिटी और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ऑयल, केमिकल और सॉल्वेंट से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है। मतलब हमारे ऑयल से, केमिकल से, सॉल्वेंट से बचा के रखता है हमारी फॉर्मुलेशन को। नेक्स्ट है हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी PVC। तो ये क्या होता है? इट इज़ रिजिड पैकेजिंग मटेरियल विच फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंट्रावेनस बैग। मतलब ये रिजिड पैकेजिंग मटेरियल है जो कि इंट्रावेनस बैग को बनाने में मदद करता है। फिर है हमारा पॉलीप्रोपाइलीन। तो पॉलीप्रोपाइलीन क्या होता है? इट डज नॉट क्रैक व्हेन फ्लेक्स्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोजर्स, टैबलेट कंटेनर ऑफ इंट्रावेनस बॉटल। मतलब ये क्रैक नहीं होता जब हम उसमें जब फ्लेक्स प्रोसेस करते तो ये क्रैक इजीली क्रैक नहीं होते, और ये यूज़ किए जाते हैं क्लोजर्स बनाने में, टैबलेट और कंटेनर्स और इंट्रावेनस बॉटल बनाने के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग जार्स टू पैक ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स हैविंग लो वाटर कंटेंट। ये यूज़ किए जाते हैं
जार्स को बनाने में और ऑइंटमेंट और क्रीम्स को स्टोर करने के लिए जिनका वाटर कंटेंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। ऐसे ऑइंटमेंट और क्रीम को स्टोर करने में हेल्प करते हैं हमारा पॉलीस्टायरीन। फिर हमारे 2 पैकेजिंग मटेरियल हो गए कंप्लीट। अब लास्ट है हमारा रबर। तो रबर क्या होता है? नेचुरल रबर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स लिंक टुगेदर इन दी सिस पोर्शन। मतलब जो हमारा नेचुरल रबर होता है वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग चेन पॉलीमर्स को, जिसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट्स लिंक होते हैं टुगेदर इन अ पोर्शन। इन एक फोम के अंदर लिंक्ड होता है, वो फोम का नाम होता है सिस। 2 फोम होती है, एक सिस एक ट्रांस। तो हमारी जो रबर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, वो लॉन्ग चेन के अंदर लिंक्ड होते हैं सिस पोर्शन के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ट्री। मतलब जो रबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है, वो क्या होता है, ट्री। हैव अ ब्राजीलियंस फ्रॉम विच लेटेक्स कंटेनिंग 30-40% ऑफ रबर, जिससे हमें 30-40% रबर मिलता है, वो भी कोलोइडल सस्पेंशन की फॉर्म में, ठीक है। व्हेन शैलो कट्स एट मेड इन द बार्क, वो भी कैसे मिलता है, जब हम हमारे ट्री के अंदर शैलो कट्स लगाते उसकी बार्क के अंदर, तब हमें रबर मिलता है। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल्स है। सबसे पहले हमारा ब्यूटाइल रबर। तो ये क्या होता है, दीज आर कोपॉलीमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन विद 1-3% ऑफ ब्यूटाडीन। मतलब ये कोपॉलीमर होते हैं आइसोब्यूटाइलिन के, जिसके अंदर 1 से 3% ऑफ क्या होता है, हमारा ब्यूटाडीन भी होता है। तो इसकी हमारी मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या है, परमिएबिलिटी टू वाटर वेपर्स एंड एयर इज़ वेरी लो। इसके अंदर जो परमिएबिलिटी होती है वाटर वेपर्स की और एयर की क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। फिर क्या है, दे आर रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू अदर सिंथेटिक रबर। ये एज कंपेरिजन टू अदर रबर्स क्या होते हैं, चीपर होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, ठीक है। फिर स्लो डिकम्पोजिशन टेक प्लेस अबव 130 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर स्लो डिकम्पोजिशन होती है हमारी 130 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद में आती है मेरी डीमेरिट। डीमेरिट क्या होती है, ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस इज़ नॉट वेरी गुड। मतलब ये ऑयल और सॉल्वेंट का रेजिस्टेंस इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है मेरा नाइट्राइल रबर। तो इसके अंदर मेरिट क्या है, ऑयल रेजिस्टेंस ड्यू टू पोलर नाइट्राइल ग्रुप हीट रेजिस्टेंट। तो इसके अंदर एक ग्रुप प्रेजेंट होता है नाइट्राइल ग्रुप, जिसकी वजह से ये ऑयल के अगेंस्ट और हीट के अगेंस्ट क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में है हमारा डीमेरिट, एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइड्स एंड लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव आर कंसिडरेबल। मतलब समटाइम्स इसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हमारे बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। फिर हमारा क्लोरोप्रीन रबर, ये क्या होती है, दीज आर द पॉलीमर ऑफ 1:4 क्लोरोप्रीन। इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमर होते हैं 1:4 के अंदर, ठीक है, प्रोपोर्शन के अंदर, किसके, क्लोरोप्रीन के, ठीक है। फिर उसके बाद में इसकी मेरिट्स क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cl ग्रुप क्लोज टू द डबल बॉन्ड, सो द बॉन्ड इज रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, हैंस दिस रबर एज वेल। मतलब इसके अंदर Cl ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ऑक्सीडेशन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये रबर्स की जो एज है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दीज रबर इज़ मोर पोलर हैंस रेजिस्टेंस, और ये रबर क्या होती है, ज़्यादा पोलर होती है और रेजिस्टेंट भी होती है। और ये कहती है हीट स्टेबिलिटी इज़ गुड अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। ये हीट स्टेबिलिटी भी इनकी अच्छी होती है, कहाँ, टेम्परेचर क्या है, अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में लास्ट है हमारा सिलिकॉन रबर्स। तो ये क्या होते हैं हमारे, इसके एडवांटेजेस क्या है, हीट रेजिस्टेंस अप टू
2500 डिग्री सेल्सियस। ये भी हीट रेजिस्टेंस होते हैं, इसका टेम्परेचर क्या है, अप टू 2500 डिग्री सेल्सियस। और एक्सट्रीमली लो एब्जॉर्प्शन एंड परमिएबिलिटी ऑफ वाटर, ये एक्सट्रीमली लो एब्जॉर्प्शन और परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन, वाटर कंटेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं करवाते अपने अंदर, और परमिएबिलिटी, अपने वाटर को अपने अंदर बिल्कुल भी पास थ्रू नहीं होने देते। फिर क्या है, पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो पुअर होती है। और डिसएडवांटेज है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, ये होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये इसके एक डिसएडवांटेज है। बाकी अब हमारा ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट, हमने चैप्टर कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like the video and please share, subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon, and thanks for watching.